अब फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन में क्या होता है? फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन में एक इंसिडेंट वेव आ रही है वाई वन इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और वो एक फिक्स्ड एंड से जाके टकराती है, तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो वाई रिफ्लेक्टेड की वैल्यू अपने पास ही आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडिंग वेव में एक नेट वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव में एक नेट वेव बनती है, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। उससे अपने पास एक ये वाली इक्वेशन आती है साइन ए माइनस साइन बी को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो अपने पास ये वाई नेट आ जाती है। अब अपने पास एक इक्वेशन अब इसमें क्या होता है कि जो स्टैंडिंग वेव होती है उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। नोड्स का एम्पलीट्यूड हमेशा ज़ीरो ही रहेगा चाहे टाइम कुछ भी हो। तो -2a साइन के एक्स जो है वो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होगा इसका मतलब, क्योंकि मतलब एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। टाइम चाहे कुछ भी हो, नोड्स तो हमेशा ज़ीरो ही रहेंगे, तो मतलब -2a साइन के एक्स पे एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। तो अब ये अपना एम्पलीट्यूड हो गया। अब नोड्स के लिए इस पूरे एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, तो ज़ीरो कब होगी? जब के एक्स साइन के एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। और साइन के एक्स की वैल्यू ज़ीरो कब होगी? जब के एक्स की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई होगी ना। ये साइन है तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह, तो 2 पाई बाई लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर 0 पाई। तो हम लोग के पास 0 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। ये नोड्स की पोजीशन है। और हम लोग देख लें तो एक नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच का कंसेक्यूटिव डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 ही आ रहा है। अगर एंटी नोड्स की बात करें तो -2a साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम कब होगी? जब साइन के एक्स की वैल्यू +1 होगी, प्लस या -1, ठीक है। तो साइन के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई के एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 इस तरह हो जाएगी। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो एक्स की वैल्यू सिंपली हम लोग पाई से पाई कट गया, ये 2 इधर चला गया, तो और लैम्डा इधर चला गया, तो लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो दो एंटी नोड्स के बीच कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा बाय 2 के बराबर हो जाएगा। अब फ्री एंड रिफ्लेक्शन इन स्टैंडिंग वेव की बात करें तो वाई इंसिडेंट अगर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो वाई रिफ्लेक्टेड ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, बस वेव का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का जो वेव बनेगा ना वो ऐसा होगा कि टी बराबर 0 पे ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। हालांकि ये सब इतना इसकी ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो फ्री एंड है उसमें हम लोग ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स साइन ए प्लस साइन बी को ऐड करेंगे, तो अपने पास ये वाई नेट आएगी। तो मतलब स्टैंडिंग वेव की जो फाइनल इक्वेशन है उसकी वैल्यू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी आ गई। अब एम्पलीट्यूड तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि 2a कॉस के एक्स जो है वो एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करेगा। अब ये डिटरमाइन करें नोड्स की पोजीशन के लिए वाई नेट ज़ीरो, एम्पलीट्यूड को ज़ीरो होना पड़ेगा, मतलब कि के एक्स की वैल्यू को पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 होनी चाहिए, मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो नोड्स की पोजीशन होगी। एंटी नोड्स के लिए वाई इसको ये 2a कॉस के एक्स को मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा? जब के एक्स की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई होगी, और फिर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स से हम लोग निकाल सकते हैं 0 पाई 2 पाई 3 पाई, एक्स की वैल्यू 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, एंटी नोड्स की पोजीशन आ जाएगी। अब मान लो कि जैसे अपने पास एक ऐसी इक्वेशन दे दी, मतलब कुछ हमने ऐड करा और फिर अपने पास आती है वाई इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स प्लस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 टाइम से तो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड, मतलब कि जो एम्पलीट्यूड जो होगा वो 2a साइन के एक्स प्लस पाई बाई 3 पे डिपेंड करेगा। और अगर नोट्स चाहिए तो हम लोग को साइन के एक्स प्लस पाई बाई 3 को ज़ीरो करना पड़ेगा, तो इसको ज़ीरो करना पड़ेगा, या पाई करना पड़ेगा, या पाई करना पड़ेगा, या 2 पाई। तो इस तरह हम लोग करेंगे तो के एक्स प्लस पाई बाई 3 बराबर 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू
माइनस पाई/3 को इधर ले जाएंगे तो -π/3, 2π/3, 5π/3, तो एक्स की वैल्यू -λ/6, λ/3, 5 λ/6। इसी तरह एंटी नोड्स के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ फिक्स स्ट्रिंग एट बोथ एंड्स। इसमें क्या होता है कि एक स्टैंडिंग वेव बनती है, दोनों एंड फिक्स होते हैं और एक स्ट्रिंग बीच में लगी रहती है, उसमें कुछ टेंशन रहता है, उसका मास पर यूनिट लेंथ हम लोग को दिया हुआ होता है, ठीक है। तो जो अगर फंडामेंटल नोड की बात करें तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, एक बीच में एंटी नोड, तो ये और ये, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, λ/4 λ/2 के बराबर है, क्योंकि एक वेव ऐसे जाके पूरा ऐसे होती और ये आधी है, तो λ/2 की वैल्यू l है, ये क्योंकि इसकी लेंथ पूरी l है, तो λ/2 की वैल्यू l है, तो लैम्डा की वैल्यू 2l है। और f = v/λ होता है, v की वैल्यू √T/μ होती है, क्योंकि टेंशन वेलोसिटी ना टेंशन वाली स्ट्रिंग जो होती है वो √T/μ होता है, और लैम्डा की वैल्यू अपने पास दी हुई है 2l, तो √T/μ अपॉन 2l, तो 1/2l √T/μ। ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। अब जैसे यहाँ पे नोट बना, यहाँ पे नोट बना, अब क्या हो सकता है कि एक और नोट बीच में बन सकता है ना, एक और नोट बन सकता है, तो ये पूरा लैम्डा की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी। तो f = v/λ, v की वैल्यू √T/μ, लैम्डा की वैल्यू तो l के बराबर ही है, तो f = 1/l √T/μ। यहाँ पे 2 से 2 इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब इसी तरह हम लोग की थर्ड हार्मोनिक हो जाएगी कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि मतलब 3 बम्प्स हैं, तो मतलब और हर बम्प की वैल्यू λ/2 के बराबर है, तो 3 λ/2 बराबर l। और इसी तरह 5 लैम्डा, अगर यहाँ पे 5 बम्प्स होते हैं तो 5 λ/2 बराबर l हो जाता है। इसी तरह तो अब देखो यहाँ पे हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन अगर निकालना चाहें, तो अगर nth हार्मोनिक अपने पास दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2l √T/μ। nth, जैसे फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें, फिफ्थ हार्मोनिक तो 5/2l √T/μ। फोर्थ हार्मोनिक की बात करें तो 4/2l √T/μ। थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो 3/2l √T/μ। फंडामेंटल की बात करें तो 1/2l √T/μ, है ना। फंडामेंटल की बात करें तो 1/2l √T/μ। और जितना हार्मोनिक होगा उसका एक कम ओवरटोन होगा। जैसे सेकंड हार्मोनिक है तो फर्स्ट ओवरटोन, अगर nth हार्मोनिक है तो n-1th ओवरटोन होगा वो। अगर अपने पास दिया हुआ है कि कोई 8th ओवरटोन आ रहा है ना, मतलब कि वो 9th हार्मोनिक होगा। अब साउंड वेव की बारी आती है। साउंड वेव जो रहता है ना, उसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस बनते रहते हैं, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते रहते हैं। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव है ना, और प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच के जो फेज डिफरेंस होता है ना, वो π/2 रहेगा। जैसे कि अगर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट वेव की वैल्यू a sin ω t - kx है, तो प्रेशर वेव की वैल्यू a sin ω t - kx ± π/2 होगी। प्रेशर वेव या डेंसिटी वेव की वैल्यू, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड होगा वो प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड होगा, बट यहाँ पे sin ω t - kx ± π/2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि हम लोग देखें कि ये मैथमेटिकल प्रूफ का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। मेन बात यहाँ पे ये आती है कि जो डेल्टा पी होगा, जैसे प्रेशर वेव ये है, डेल्टा पी = BK cos ω t - kx। ये cos ω t को -kx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, sin ω t - kx + π/2। तो जो ये डेल्टा पी नॉट जो होगा वो BK के बराबर होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव, और BKA। यहाँ पे जो बीटा है, यहाँ पे जो बी है उसकी वो है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है -ΔP/ΔV/V। और जो डेंसिटी वेव होती है, डेंसिटी वेव होती है डेल्टा रो = डेल्टा रो नॉट cos ω t - kx, और डेल्टा रो नॉट की वैल्यू रो के। और रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन है अपने पास, लैम्डा की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल SHM 5.5 × 10⁻⁻⁶ मीटर, and the pressure at any point varies as
10 to the power 5 प्लस माइनस 14 पास्कल। फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस ये 14 है ना, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट। डेल्टा पी नॉट की वैल्यू जो है वो 14 है। 14 इज इक्वल्स टू बीटा। के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हम लोग के पास दी हुई है 35 सेंटीमीटर, उसको 35 इंटू 100 से हम लोग डालेंगे। और फिर जो ए है, ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो बीटा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी निकल के। अब बारी आती है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी बाय रो। इलास्टिसिटी ऑफ बाय रो। अब इलास्टिसिटी क्या होता है कि जितना ज़्यादा सॉलिड की इलास्टिसिटी, फिर लिक्विड की, फिर गैस की, ठीक है। वेलोसिटी क्योंकि सॉलिड में ज़्यादा होती है बिकॉज इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड में। इन लिक्विड एंड गैस जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट बीटा बाय रो। बीटा जो होता है दैट इज़ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। और जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो होता है वो होता है अंडर रूट गामा बाय रो। गामा की वैल्यू क्या होती है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात करें तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्योंकि एयर है तो हम लोग ये बीटा लेंगे बल्क मॉडुलस, तो v की वैल्यू अंडर रूट बीटा बाय रो। और बीटा की वैल्यू अगर आइसोथर्मल कंडीशंस दी हुई हैं तो बीटा आइसोथर्मल तो बीटा ही रहेगा। और अगर एडियाबैटिक दिया हुआ है तो अपने बीटा की वैल्यू जो होगी आइसोथर्मल में p के बराबर होगी, प्रेशर के बराबर, और एडियाबैटिक में गामा p के बराबर हो जाएगी। मतलब कि गामा तो हो जाएगा 1 + 2/f के बराबर, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है f, 1 + 2/f से हम लोग के पास गामा निकल आएगा। और गामा p प्रेशर हो जाएगा, रो होता है अपना डेंसिटी। अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालना है, किसी भी गैस में हम लोग को स्पीड ऑफ साउंड निकालना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं गामा p बाय रो। गामा की वैल्यू होती है CP/CV। p इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। और अगर हम लोग एक और चीज़ देखें कि और गैस वेलोसिटी ऑफ एनी गैस को हम लोग गामा RT/m भी लिख सकते हैं। गामा RT/m क्योंकि PV इज इक्वल्स टू nRT। n की वैल्यू मास अपॉन मोलर मास होता है, और मास अपॉन वॉल्यूम अगर हम लोग करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे तो रो बन जाएगा रो RT/m P इज इक्वल्स टू रो RT/m। P बाय रो की वैल्यू अपने पास RT/m आ जाएगी। यहाँ पे P बाय रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो RT/m यहाँ पे हम लोग फिर अपना डाल देंगे। तो दो गैस की वेलोसिटी हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। गैस की वेलोसिटी हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो v इज इक्वल्स टू गामा p बाय रो, और दूसरी आती है गामा RT/m। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है जो m है ये मोलर मास है, और इसको हमेशा kg में रखेंगे। जैसे कि यहाँ अगर H2 रखते हैं तो 2/1000 रखेंगे, ना कि 2। और VRMS की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 RT/m। V साउंड की वैल्यू होती है अंडर रूट गामा RT/m। तो हम लोग डिवाइड करके VRMS और साउंड के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। और फैक्टर्स ऑन विच साउंड स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, तो मेन याद रखने वाली बात यह है कि जो वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू 332 + 0.61 इंटू टी जो है डिग्री सेल्सियस में रहेगा, और जो टी है वो उसको बहुत छोटा होना चाहिए 273 केल्विन से। 332 V एट एनी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 332 + 0.61 टी इज़ इन डिग्री सेल्सियस। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, V इज इक्वल टू गामा p बाय रो होता है, और इसको हम लोग गामा RT/m भी लिख सकते हैं। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ती है, तो p बाय रो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम लोग इससे नहीं चेक करेंगे, हम लोग गामा RT/m से चेक करेंगे। R कांस्टेंट, M कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वेलोसिटी भी फिर कांस्टेंट रहेगी।
अगर हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं और उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो वेलोसिटी में कुछ फ़र्क ही नहीं आएगा साउंड की उस मीडियम में। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर घटता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी घट जाएगी।